हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हेयर विद सोशल एक्सचेंज थ्योरी। और सोशल एक्सचेंज थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और जितनी ही इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है। और ये तो बहुत ही अच्छा होता है जब कोई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो उतनी ही इंटरेस्टिंग भी हो। तो इंटरेस्टिंग क्यों रहने वाली है? क्योंकि वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा बहुत अच्छे से, जब समझ में आ जाएगा तो आप सोचेंगे हाँ वाकई इंटरेस्टिंग था। और लेक्चर कब इंटरेस्टिंग होता है? बहुत ही कम इंटरेस्टिंग होता है। जब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, अदरवाइज़ वो तो बेकार ही चला जाता है। तो कुछ हम इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है एक्सचेंज थ्योरी। और मैंने ये क्यों बोला कि एक्सचेंज थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि आजकल के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें एक्सचेंज थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का हो, जीटीसी का हो, हायर का हो, या अदर स्टेट का हो, या सेट का हो, या यूजीसी नेट हो, सब में ही एक्सचेंज थ्योरी से एक ना एक सवाल तो आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। और एक्सचेंज थ्योरी पे क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना हम लोग क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, जितना हम लोग मॉडर्न थिंकर्स को पढ़ते हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट को करते हैं, या रिसर्च को करते हैं, मुझे लगता है शायद उतना इस पे एक्सचेंज थ्योरी पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिलेबस में रहता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ के और ऐसे ही नॉर्मली समझ लिया एक्सचेंज क्या है, समझ में आ गया, अच्छा आना देना है, एक्सचेंज हो गया, वहीं तक बात फिनिश हो जाती है। क्योंकि जब किसी चीज़ पे बार बार डिस्कशन नहीं होता है तो वो चीज़ें उतनी अच्छे से लर्न नहीं हो पाती हैं, और फिर वहीं पे दिक्कत होती है कि वहीं हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको लाइटली देख लो और क्विकली देख के निकल जाओ। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी की आपकी थ्योरीज़ रही हैं। इससे पहले आपने जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को किया, अभी हम लोग थ्योरीज़ पे ही काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन उसमें जो भी थिंकर्स थे उनके आइडियाज़ काफ़ी पूछे जाते रहे, काफ़ी आते रहे, तो हम सभी को पता है। एक्सचेंज थ्योरी के साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो लोग नॉर्मली इसको ले लेते हैं कि चलो लाइटली देख लिया बस हो गया, तो वहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वो आप जब कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई ये तो इंटरेस्टिंग थी। तो फिर मैं इसी में शुरू करती हूँ। और जैसे इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी थ्योरी आप पढ़ें या कोई भी आप थिंकर्स को पढ़ें तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने इसके पहले किया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये पता रहता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें सीमित हैं, उनको पाने के लिए 4-5 लोग दौड़ेंगे और जिसके पास पावर अथॉरिटी होगी उनको मिल जाएगी, बाकी जो नहीं मिलती इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिंपली आइडिया तो यही है, ब्रॉड सबको पता है। कुछ ऐसे ही आइडिया एक्सचेंज थ्योरी का है कि भाई दो चीज़ें हैं, एक हमने आपको दिया, आपने हमको दिया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज थ्योरी। नॉर्मल आइडिया तो पता रहता है, लेकिन जब वो पूछ लेता है एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू होम, और इनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार क्या है, ये किसने कहा, वो किसने कहा, प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है। वो क्यों खड़ी होती है? क्योंकि हमने डीपली पढ़ा नहीं होता है, हमने सिर्फ समझा होता है कि एक्सचेंज थ्योरी क्या है और ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसी तरह हमने इसके पहले नियो फंक्शनलिज्म किया था, फंक्शनलिज्म किया था। तो जो भी हम करें उसमें हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि उनके अनुसार क्या है या उनका आइडिया क्या है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दें, एनॉमी में मर्टन और दुर्खाइम दोनों का ही पूछा जाता है। पूछेगा एग्जामिनर, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो पूछेगा कि ये नहीं पूछेगा आपसे एनॉमी क्या है, वो पूछेगा मर्टन और दुर्खाइम दोनों के अकॉर्डिंग एनॉमी में एक वर्ड में मुझे बताओ आंसर क्या है। जब आप तभी बता पाएंगे जब आपने उसको अच्छे से किया होगा, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको एनॉमी पता है क्या, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे दोनों के अनुसार एनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो बता लेंगे। जो मर्टन है वो इंडिविजुअल व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं और जो दुर्खाइम है वो समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं। दोनों को की एनॉमी में जो डिफरेंस है वो इसी को लेकर है, तो अच्छे से बता लेंगे। तो मेरा भी इस लेक्चर के पीछे बस यही मोटिव है कि आप बता पाएँ कि जो भी आपके एक्सचेंज थ्योरिस्ट हैं उसमें उनके अकॉर्डिंग क्या माइनर डिफरेंस है। तो हम आपको इस लेक्चर में सभी का थोड़ा थोड़ा जिस्ट बताएंगे, जिससे आपका जो भी आने वाला क्वेश्चन है वो गलत ना हो। आप वो कितना भी घुमा ले, लेकिन आपका जो आंसर है वो मेरे लेक्चर में कहीं ना कहीं निकल के आएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये था, क्योंकि मैंने वो सारे ही वो की पॉइंट को ध्यान में रखा है और उसी को लेकर आपके साथ मैं आई हूँ और उसको मैं बताऊँगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ये इम्पोर्टेंट था।
तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, जैसे कि मैंने अलग अलग लिख दिया है थोड़ा सा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, उपयोगितावाद पे फोकस करते हैं। जैसे कि इसमें तो ये लोग रहे हैं, स्मिथ हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, स्टुअर्ट मिल, जेरमी बेंथम। तो इन लोगों का क्या रहा, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव रहा थोड़ा। उन लोगों ने जैसे कि इकोनॉमिक्स में होता है, इकोनॉमी क्या किस चीज़ का अध्ययन करता है, उत्पादन कैसे होता है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या कॉस्ट रही, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करता है। तो एक्सचेंज में वो ये देखता है, एक्सचेंज थ्योरी में। उसके बाद अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सचेंज थ्योरी में, तो जैसे कि ये लोग हो गए हमारे, फ्रेजर हो गए, मेलिनोस्की हो गए, मार्शल मॉश हो गए, लेवी स्ट्रॉस हो गए। तो इन लोगों के भी क्वेश्चंस आपने देखा, ये पीजीटी में पूछा गया था, फ्रेजर और मेलिनोस्की वाला जो डिफरेंस जो बताया गया था वो भी तो आपको लेक्चर में पता चलेगा। तो हम इन लोगों के आइडियाज़ को देखेंगे, लेकिन इन लोगों के आइडियाज़ को बहुत ब्रॉड लेवल पर नहीं देखेंगे, हम इनको शॉर्टकट में देखेंगे, एकदम जिस्ट निकल के आएगा कि हाँ मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, बस उतना ही बताएंगे, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ना चाहिए जितने से आपका काम हो जाए, और उसके बाद तो लाइफ टाइम पढ़ते ही रहना है। तो अभी आपको नीड है एग्ज़ाम निकालने की, तो आप बस उतने ही पढ़िए जितने से आपका काम हो जाए, और कम समय में आपको समझ में। हालांकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ, अगर आप एक बार अच्छे से टाइम दे देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर फ्यूचर में आपको देखने की नीड होगी या फिर कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग कर देती हूँ, लेकिन मैं इनके साथ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी, आपको एकदम शॉर्टकट में समझाऊँगी। दूसरा हमारा है मॉडर्न एक्सचेंज थ्योरिस्ट जो है, उसमें होमेंस, पीटर ब्लाउ और हेचर आते हैं। इनको मैं अच्छे से डिटेलिंग करूँगी, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पे आते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे अभी एमपी में आया था, वुमेंस को लेके क्वेश्चन आया था, तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत हो जाती है जब नहीं पता होता। तो उनको हम अच्छे से करेंगे, और बाकी इनको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इनको हम शॉर्टकट में करेंगे। ये क्लियर हो गया। ये मैंने पहले बता दिया कि हमारा जो भी लेक्चर रहेगा वो इन्हीं पे बेस्ड रहेगा, तो आपको पता चल जाए। इसमें आप चाहे तो कोई स्किप कर सकते हैं, जो भी आपको पता हो वो उसको मत देखें, और जिसको नहीं पता है तो आप पूरा देख सकते हैं, या अगर आपको पूरा आइडिया लेना है एक्सचेंज थ्योरी के बारे में तो आप मेरा पूरा लेक्चर देख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सचेंज थ्योरी की, नॉर्मली क्या है एक्सचेंज थ्योरी, तो जैसे कि आपको पता चल रहा है विनिमय का क्या मतलब है, दो लोग होंगे आपस में एक्सचेंज करेंगे। लेकिन हम जब सोशल एक्सचेंज थ्योरी की, वो तो नॉर्मल एक्सचेंज थ्योरी हो गई, जब हम सोशल एक्सचेंज थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी में क्या होता है, जो भी हमारे सामाजिक व्यवहार होते हैं, जो भी हम बिहेवियर करते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब सामने वाले की जो भी क्रिया हम करते हैं उसमें हम देखते हैं कि सामने वाला क्या सोच के कर रहा है। तो एक तो मैन जो होता है वो रैशनल होता है, वो दिमाग लगाता है अपने हर चीज़ में, देखता है कि हमारा किस में फ़ायदा होगा, हम वो एक्टिविटी करें। तो जो भी क्रिया करता है उसके पीछे ये एक्सचेंज थ्योरी का बहुत महत्वपूर्ण महत्व रहता है। तो आप देखेंगे जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है उसमें किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, जो सामाजिक व्यवहार है, जो आपका बिहेवियर है उसका एक्सचेंज होता है। तो वो कैसे होता है वो हम लोग जानेंगे एक्सचेंज थ्योरी में। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकार्डो और वो मिल, जेरमी बेंथम, और उसके बाद हम जो शुरू करेंगे हमारे जो मेन जो इनका तो नॉर्मल आइडिया है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रहेगा तो हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेन आइडिया शुरू होगा एक्सचेंज थ्योरी को लेकर वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेजर को, फिर पढ़ेंगे मेलिनोस्की, मार्शल मॉस, लेवी स्ट्रॉस, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर बेस्ड रहेगा वो इन्हीं के आइडियाज़ पे मेनली बेस्ड रहेगा। तो हम शुरू करेंगे कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है इनके अकॉर्डिंग, फ्रेजर, मेलिनोस्की, मार्शल मॉस और लेवी स्ट्रॉस के। ओके, तो अभी हम सबसे पहले जानते हैं एक्सचेंज थ्योरी क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स की हमने पहले ही बात करी है, तो जो इकोनॉमिक्स लोग हैं वो एक्सचेंज थ्योरी को कैसे देखते हैं, तो ये देखते हैं इनके अकॉर्डिंग, एक है सोसाइटी, और सोसाइटी में एक ये स्ट्रक्चर बनाया हमने सोसाइटी का, और सोसाइटी में ये कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स हैं वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो भी वस्तु होती है, जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है, यानी उसका एक मूल्य होता है, ठीक है, उसकी एक लागत होती है। कोई भी वस्तु सोसाइटी में जो भी पाई जाती है तो उसकी एक लागत होती है, कॉस्ट होती है, और व्यक्ति क्या करते हैं, उस वस्तु को परचेज़ करते हैं, और जो भी उसकी कॉस्ट होती है, जो भी उसका लागत होता है वो उसको दे देते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल में समझाऊं, मान लीजिए आपका कोई राइस आपने परचेज़ किया है
या फिर आपने शुगर ली, चीनी ली, कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लीजिए आपने लिया तो क्या किया आपने, उसको लिया, उसके बाद में जितने भी रुपए में है वो, मान लीजिए 45 रुपये किलो आपका चावल है, तो ये आपकी हो गई लागत। और आपने ये चावल के बदले क्या किया, ये लागत चुका दी, यानी कॉस्ट चुका दी। तो आपने चावल लिया और इसके बदले में आपने 45 रुपये उसको दे दिए, तो क्या हो गया, ये एक्सचेंज किया। चावल ऐसे ही तो नहीं दे देगा आपको, चावल हो सकता है, चीनी हो सकती है, दाल हो सकती है, कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसके बदले में उसके पैसे दे देते हैं, मूल्य चुका देते हैं। ये जब हम अर्थशास्त्र में इसकी बात करते हैं एक्सचेंज की, तो वो लोग इसी की बात करते हैं, कितना उपभोग हुआ, कितनी लागत हुई, कितना बेनिफिट हुआ, कितना ये इन सब की हम अध्ययन करते हैं जब हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो हमारे जो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि जैसे इकोनॉमिक्स में हर चीज़ का एक मूल्य होता है और हर वस्तु के बदले जो भी हम लेते हैं उसके बदले में हम कुछ देते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। ये इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हो गया। समाजशास्त्री कहते हैं जैसे समाज में हर एक वस्तु का मूल्य होता है, वैसे ही ये क्या कहते हैं, जितने भी सामाजिक व्यवहार होते हैं, मतलब बिहेवियर जो भी होते हैं समाज में, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, तो उसमें उसका क्या होता है, उसका भी एक मूल्य होता है। तो ये जो समाज रूपी मार्केट है, मतलब इन्होंने पूरी सोसाइटी को क्या माना, एक मार्केट है। पूरी सोसाइटी एक मार्केट हो गई। इसमें जो भी व्यक्ति रहते हैं, इस सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, वो जो भी क्रिया करते हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो इसी तरह जैसे वहाँ वो उसका मूल्य चुका रहे थे, तो उसका ये भी उसकी एक कॉस्ट चुकाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कॉस्ट कैसे चुकाएंगे, लेकिन जब हम आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल के साथ समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो समाजशास्त्री कहते हैं, सोशल एक्सचेंज थ्योरी में जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं सोसाइटी में हमारा जितना भी बिहेवियर हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब जो भी बिहेवियर करते हैं वो एक्सचेंज होता है, वो किसी के बदले में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो आपका जैसे कोई शादी हो गया, शादी विवाह हो गया, या किसी भी आप समारोह में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप कुछ गिफ्ट देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो आप ये सोच के गिफ्ट देते हैं कि अगर हम इनकी शादी में ये गिफ्ट दे रहे हैं तो बदले में हमको ये गिफ्ट मिलेगा। तो आपने जो भी व्यवहार किया उसके पीछे एक आपकी धारणा थी कि हम जो भी देंगे वो हमको मिलेगा, तो आपने ये किया। उसके बाद अगर हम पड़ोसियों को देखें या हमारे जो मित्र हैं, हम अगर मित्र मान लीजिए मित्र के किसी भी बर्थडे में कोई गया तो उसने गिफ्ट दिया उसको, वो ये सोचता है कि हमने इनको गिफ्ट दिया एक पेन, तो हमें भी बदले में एक पेन मिलेगा। तो जो भी आप क्रिया करते हैं उसके पीछे आपका एक मोटिव्स होता है और उसके पीछे ये एक्सचेंज जो भी हम करते हैं बिहेवियर, सोशल बिहेवियर जो भी होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। इसमें हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं शादी हो, मान लीजिए आप किसी के डेथ सेरेमनी में गए हैं और उसमें क्या होता है, आप जो भी दुख उसके प्रति प्रकट करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि जैसे हम इनके किसी भी ओकेज़न पे आप आते हैं, मान लीजिए किसी किस में डांस करते हैं शादी वगैरह में जाके, तो आप सोचते हैं हमारे यहाँ शादी होगी तो हमारे फ्रेंड्स आएंगे वो भी डांस करेंगे, तो ऐसा होगा तो एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब जैसा हमने किया आपके साथ वैसा आपने करा। और आप देखें डेली लाइफ में जो भी बिहेवियर होता है उसमें यही होता है कि जैसा वो उन्होंने किया था वैसा हमने कर दिया, या जैसा उन्होंने दिया था वैसा हमने दे दिया। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई जो ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम अगर दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है कि सोसाइटी में जैसे आप मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें बॉस को खुश रखना है आपको, तो आप क्या करेंगे, एक तो ये हो सकता है आप शिष्टाचार करें, दूसरा हो सकता है आप थोड़ी चापलूसी भी कर लें उसकी। चापलूसी क्यों, आप सोचेंगे हम चापलूसी करेंगे तो थोड़ा ये मेरे पे दया खाएंगे और हो सकता है हमको छुट्टी हॉलीडे दौरा दे दें, या हम कभी लेट हो गए तो हमको कुछ कहेंगे नहीं। तो जो भी आप क्रिया करते हैं उसके पीछे आप सोचते हैं कि मेरा क्या लाभ है, मतलब लाभ की भावना रहती है उसमें। कोई भी आप जो भी करते हैं उसके पीछे सोचते हैं हमारा इससे क्या लाभ होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। ये जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे आप सोचते हैं कि क्या लाभ होगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये हम करेंगे तो इससे हमारा ये लाभ होगा। अब इसमें ऑप्शन भी आपके पास उपलब्ध रहता है, ठीक है। ऑप्शन की मैंने इसलिए बात करी कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो हो सकता है ये चीनी जो आपको 45 रुपये में मिल रही थी, हो सकता है कहीं 40 में मिल रही हो, कहीं 30 में मिल रही हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में। अब हर व्यक्ति की जैसी हैसियत होती है, जैसी उसकी स्टेटस होगी, उस हिसाब से वो परचेज़ करेगा। हो सकता है किसी के पास इतना पैसा ना हो,
तो 30 रुपये वाला ख़रीदेगा, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा तो 40 रुपये वाला ख़रीदेगा, और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेगा 45 रुपये वाला ख़रीदेगा। तो इसी तरह वो जो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं जो सामाजिक व्यवहार होता है उसमें भी व्यक्तियों के पास ऑप्शंस होते हैं। वो कोई भी ऑप्शंस अपने दिमाग के अनुसार जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको यूज़ करके वो ये सोचता है कि हमारा क्या बेनिफिट होगा किस चीज़ में, तो उसको वो रैशनल करके फिर वो बिहेवियर करता है। तो ये एक्सचेंज थ्योरी, जैसे कि मैं आपको शादी वाले एग्जांपल में अगर समझाना चाहूँ तो कुछ लोग देखिए क्या करते हैं, एक शादी में जाते हैं तो गोल्डन रिंग दे देते हैं, सोचते हैं 10,000 की दे दो, जब तक मेरा टाइम आएगा तब तक ये 20,000 की हो जाएगी और ये रिंग हमको बदले में देंगे। तो वो इसीलिए तो देता है कि ये हमको बदले में चीज़ मिलेगी, तो उसमें लाभ की भावना होती। अगर मैं टीचर के शिष्टाचार में बताऊँ तो आप टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? आप सोचते हैं हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हो सकता है मुझे थोड़ा इंटरनल अच्छे मिल जाएँ, या टीचर्स हमको सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, आगे आने वाले हमारे ऑप्शंस बताएगा। तो आप सोचते हैं ना कहीं लाभ की भावना होती है। अगर उसमें से लाभ निकाल दिया जाए तो आप सोचो क्या कितने लोग रिस्पेक्ट करेंगे? होंगे, कुछ लोग तो करेंगे जेन्युइनली, लेकिन अगर लाभ की भावना नहीं हो तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जितनी आप ऐसे करेंगे ये सोच के कि हमारा इससे क्या बेनिफिट होगा। तो एक्सचेंज थ्योरी में यही है, जो भी क्रिया करते हैं व्यक्ति उसके पीछे सोचते हैं हमारा कितना लाभ होगा कौन सी एक्टिविटी से। तो मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की, और इसी तरह यही जो शादी विवाह का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। तो अगर आप सोचें कि चलो जाना है तो हम गिफ्ट इनको नहीं देते हैं, और आप सोच के देखो कि अगर आपकी शादी में कोई आता है कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है तो आप उसको कितना बुलाओगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर सोचोगे इसको मत बुलाओ, ये तो कुछ देता ही नहीं है। तो ये सामाजिक व्यवहार है, समाज में इस तरह की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और लोग ऐसे देख के एक्टिविटी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं। तो इस तरह से उसमें ऑप्शन रहता है कि आपके पास जैसी कैपेसिटी है, जैसे इसमें मैंने बताया जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस रहते हैं कि वो कौन से ऑप्शन को चूज़ करे, और वो चूज़ करता है अपने रैशनल उसका माइंड होता है, क्योंकि जो मैन होता है वो एक रैशनल मैन होता है, ठीक है। वो तार्किक व्यवहार करता है और उसमें अपना दिमाग लगाता है कि उसको किससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो जिस भी एक्टिविटी से उसको लाभ सबसे ज़्यादा होता है वो वाली एक्टिविटी वो करता है, और उसके बदले में वो ये सोचता है जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा। तो समाज में ऐसी सिचुएशन उपलब्ध होती हैं कि वो बाध्य करता है कि आप ऐसी एक्टिविटी करो। तो ये सबको सोसाइटी में होता है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक्सचेंज बताया कि एक्सचेंज क्या होता है, तो आपने ये समझा कि एक्सचेंज क्या है। जैसे आपने कोई भी चीज़ ली उसके बदले में उसकी जो भी कीमत थी वो चुका दी, और इस तरह से आपका एक्सचेंज हो गया। तो जो भी समाज में क्रियाएँ होती हैं वो एक दूसरे के बदले में होती हैं। कोई भी एक्टिविटी आप देखें तो ऐसे जो भी होती है उसके पीछे एक पर्सपेक्टिव होता है, एक मोटिव्स होता है, और मोटिव क्या होता है कि हमको इस एक्टिविटी से कितना लाभ होगा। तो ये ही एक्सचेंज थ्योरी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जबकि इन लोगों ने अपने अपने थ्योरी में कैसे बताया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट कर लीजिए, फिर हम फ्रेजर से शुरू करते हैं अपना सिस्टमेटिक लेक्चर। ओके, अभी हमने क्या सीखा कि जो भी मनुष्य है वो जो भी अंतःक्रिया करता है, जो भी इंटरेक्शन करता है, उसके पीछे वो सोचता है कि उसको अधिक लाभ हो। जो भी एक्टिविटी वो करता है वो सोचता है कि उससे उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना उसको प्रॉफिट हो। इस वजह से वो सोसाइटी में जो एक्टिविटी करता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से हमने ये समझा कि जो भी बिहेवियर है यानी जो भी व्यवहार है वो क्या है, सामाजिक विनिमय है, ठीक है। व्यवहार को इन्होंने क्या माना, सोशल एक्सचेंज है। जब हम सोसाइटी में जो भी बिहेवियर करते हैं वो सोशल एक्सचेंज थ्योरी में के अंतर्गत आएगा, यानी व्यवहार को ही इन्होंने सामाजिक एक्सचेंज कहा, सामाजिक विनिमय कहा। समझ में आ गया यहाँ तक। और क्योंकि व्यक्ति रैशनल है तो अपना दिमाग तो लगाएगा ही कि हम ये काम क्यों करें, हमारा क्या फ़ायदा होगा इससे, हमारा कितना बेनिफिट है। आजकल सोसाइटी में तो बहुत अच्छे से पता चलता है, कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प करता है तो सोचता है मेरा क्या बेनिफिट होगा इससे। तो बहुत सारे व्यक्ति नहीं होते हैं, हर चीज़ का एक तो अलग पर्सपेक्टिव रहता है, लेकिन मैक्सिमम क्या है वो हम देखते हैं सोसाइटी में
तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हम इसकी हेल्प करेंगे या इससे, इवन आजकल तो फ्रेंडशिप भी यही देखकर होती है कि भाई हम इससे फ्रेंडशिप करेंगे तो मेरा क्या बेनिफिट होगा। डेली लाइफ में आप देख लो, आपका पड़ोसी है, आपसे बात तभी करेगा जब उसको लगेगा कि हमारा इससे क्या बेनिफिट है, तो वो आपसे बात करेगा। आप चाहे कुछ भी किसी भी लायक ना हो उसके, लेकिन वो सोचेगा आप तो पावरफुल हो, आपके पास वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आपके पास प्रेस्टीज है, तो डेफिनेटली आपसे बात करेगा। तो ये चीज़ है, सोसाइटी में जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे एक दिमाग लगाता है इंसान, क्योंकि वो रैशनल एटीट्यूड उसके पास है और फिर एक्टिविटी करता है। तो ये तो हमारी पुरानी लेक्चर की बात हो गई। अभी हम शुरू करते हैं फ्रेजर के क्या आइडियाज़ थे। तो फ्रेजर की एक बुक थी जो कि काफ़ी पूछी भी जाती है एग्ज़ाम में, पीजीटी में तो बहुत, फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट। ये ऑलरेडी आई थिंक 2002 वगैरह में, बहुत पुराने टाइम में से ही पूछी जाती रही है पीजीटी में, तो इसको आपको लर्न करना है। ये वाली है फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जो बुक थी 1990 में फ्रेजर की बुक थी। ठीक है, फ्रेजर ने जो भी अपना काम किया वो कहाँ किया, ऑस्ट्रेलिया की जो भी आदिम ट्राइब थी, आदिम जो भी जातियाँ थीं उसमें इन्होंने स्टडी क्षेत्रीय कार्य किया था, मतलब फील्ड वर्क किया था। तो इन्होंने क्या किया था, क्षेत्रीय कार्य किया था। कहाँ किया था, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में। तो इन्होंने सबसे पहले काम किया ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों में, और ये इन्होंने किया था फील्ड वर्क। ये जो क्वेश्चन एक आता है, आपने देखा है, जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन है इसको लेकर। तो सबसे पहले जिसमें पूछा गया था पीजीटी 21 लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने पहले फ्रेजर माना था लेकिन बाद में मेलिनोस्की कर दिया था। और दिल्ली पीजीटी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जिसमें यही पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की जो आदिम जाति थी उसमें सबसे पहले एक्सचेंज थ्योरी में किसने काम किया था। तो उसमें अभी भी उन्होंने फ्रेजर को ही माना है। तो मुझे लगता है फ्रेजर जब पहले है, और इनका अगर बर्थ देखें तो भी मेलिनोस्की से इनका बर्थ भी पहले ही है, आई थिंक 54 में है, तो इनका बर्थ भी पहले है। तो इस वजह से देखा जाए तो आंसर तो फ्रेजर ही होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें चेंज कर दिया गया। और जबकि बात भी दोनों ही यहीं की करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जो जाति है वहीं की बात करते हैं। तो चलो, हमने ये तो इसलिए बता दिया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको रिकॉल नहीं था तो अब आपको रिकॉल हो गया होगा। अगर आपने हमारी जो भी पीजीटी के हमने प्रीवियस ईयर सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे ही करा दिए हैं, उसमें आप अगर जाके देखेंगे तो आपको ये 21 में मिलेगा, यूपी पीजीटी 21 में मिलेगा, और दिल्ली पीजीटी में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें वो पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आदिम जाति में क्षेत्रीय कार्य सबसे पहले किसने किया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग भी फ्रेजर ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना है, उन्होंने मेलिनोस्की को माना है। तो इन्होंने यहाँ पे ये क्षेत्रीय कार्य किया। अब जब कहीं आप फील्ड वर्क करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या देखा, जो ये आदिम जातियाँ थी वहाँ पे क्या था, जो भी पैरेलल मैरिज थी उसके जगह पे वहाँ पे क्या हो रहा था, उसकी तुलना में, मतलब कंपैरिजन में क्रॉस कज़िन मैरिज ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे क्रॉस कज़िन मैरिज क्यों हो रही है। इनके दिमाग में एक सवाल आया कि चचेरे ममेरे जो भाई बहन हैं उनके बीच में शादी क्यों हो रही है, यहाँ पे ऐसा क्या कॉज है। तो ये देखने की इनके मन में ये सवाल आया कि इनके बीच में शादियाँ क्यों हो रही हैं, वाई। ये सोचिए, कौन, फ्रेजर। अब इसके आंसर में, इसका मतलब इसको सोचा जब उन्होंने, तो इसके उत्तर में उन्होंने एक्सचेंज थ्योरी दे डाली, ये ढूंढने के चक्कर में कि क्यों, ऐसा क्या रीज़न है जो यहाँ पे पैरेलल मैरिज की जगह पे क्रॉस कज़िन मैरिज हो रही है। तो आपको ये भी पता चला कि जो भी जब इन्होंने फील्ड वर्क किया था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे आदिम जातियों में क्या था, क्रॉस कज़िन मैरिज थी, यानी जो चचेरे ममेरे भाई बहन थे उनके बीच में शादी हो रही थी। तब इन्होंने जब अपना फील्ड वर्क किया तब इनको पता चला कि वहाँ पर जो भी शादी इस वजह से यहाँ पर हो रही थी क्योंकि जो भी मतलब वाइफ लाने की जो प्रथा थी उनके पास इतना वो नहीं था, मतलब धन नहीं था या वस्तुएं नहीं थी कि वो उसको वधू मूल्य देकर उनको ले सके। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कॉस्ट की, कि कोई भी चीज़ आप लोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसकी लागत। अब इनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि वो अपनी जो भी पत्नी को लाने के लिए उनको जो भी संपत्ति, जो भी उनको कॉस्ट चुकानी है वो चुका सकें। तो अब इनके पास ये था नहीं। अब इनको वाइफ तो लानी थी, वो उस वाइफ लानी थी और इनके
पास क्योंकि संपत्ति थी नहीं तो उसका वो मूल्य चुका नहीं पाते। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस कजिन मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी। तो ये रीज़न था, इसकी वजह से क्रॉस कजिन मैरिज हो रही थी। तो उन्होंने ये देखा कि ये इस वजह से यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे इस वजह से शादी हो रही है। तो यहाँ पे ये निकल के आया कि जो सबसे पहले इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी करी ऑस्ट्रेलिया की आदिम ट्राइब में जो क्षेत्रीय कार्य किया, उसमें इन्होंने ये देखा कि सोसाइटी में जो भी कल्चरल पैटर्न है, ठीक, सांस्कृतिक प्रतिमान है, उसके पीछे क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक मोटिव्स है। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने कही कि किसी भी कल्चरल पैटर्न के पीछे एक इकोनॉमिक्स मोटिव होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो उनके पास वाइफ को लाने के लिए वधू मूल्य चुकाने के लिए नहीं था पैसा, इस वजह से उन्होंने क्रॉस कजिन मैरिज करी। तो ये क्रॉस कजिन जो भी मैरिज थी उसके पीछे क्या था, एक इकोनॉमिक मोटिव्स रहा, और ये कल्चरल पैटर्न था, इसके पीछे इकोनॉमिक मोटिव्स ये रहा। तो समझ में आ गया आपको, इस वजह से वो कर रहे थे। तो इन्होंने अपने जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो सिस्टमेटिक स्टडी करी थी ऑस्ट्रेलिया की आदिम ट्राइब में जो क्षेत्रीय कार्य किया था, उसके आधार पर बताया कि किसी भी समाज में जो भी कल्चरल पैटर्न्स होते हैं उसके पीछे एक इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं, यानी आर्थिक प्रेरणा होती है, और उसकी वजह से ये होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो वो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो गलत होता था उसमें फ्रेजर ही होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, लेकिन दिल्ली पीजीटी में माना गया। तो यही इतनी बात थी जो हम इसमें बताना चाहते हैं फ्रेजर में, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम क्विकली देख लेते हैं इसके आगे मालिनोव्स्की ने क्या बात कही है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम मालिनोव्स्की के आइडियाज़ को कवर कर लेते हैं। चलिए जानते हैं मालिनोव्स्की की क्या आइडियाज़ है एक्सचेंज थ्योरी पे। तो क्योंकि ये थोड़ा सा उसके जो फ्रेजर थे उनके आइडियाज़ से आगे बात करते हैं, और अभी आपने देखा कि फ्रेजर जो थे उन्होंने कहा जो भी एक्सचेंज होता है उसके पीछे एक इकोनॉमिक मोटिव्स होता है। तो कुल मिलाकर फ्रेजर किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक मोटिव्स की। अगर हम फ्रेजर को इधर साइड में लिख दें तो ये किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक मोटिव्स की। और उसके आगे आए मालिनोव्स्की, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि आप क्रिटिक तो करेंगे ही, उन्होंने कहा इकोनॉमिक मोटिव जो है वो काम नहीं करता है। उसके आगे उन्होंने बात करी, वो क्या करी, तो इन्होंने कहा जो भी आदिम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आदिम ट्राइब का ये भी अध्ययन कर रहे थे, तो वहीं पे फील्ड वर्क इन्होंने भी किया था। तो उन्होंने कहा भौतिक और आर्थिक जो एक्सचेंज है, मतलब जो मटेरियल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज है, उसको कल्चरल और सिंबॉलिक एक्सचेंज से अलग कर दिया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो नॉन मटेरियल की बात करते हैं, नॉन मटेरियल, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कल्चरल एंड सिंबॉलिक एक्सचेंज की बात करी है। ठीक, सिंबॉलिक एक्सचेंज की बात करते हैं वो। अब कैसे करते हैं वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो मालिनोव्स्की थे उन्होंने कहा कि अगर आदिम समाज में, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जब आदिम समाज में एक्सचेंज होता है तो उसके पीछे इकोनॉमिक मोटिव्स नहीं होता है। वो कहते हैं इसके पीछे जो जो भी मोटिव होता है वो एक है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी एक्सचेंज होता है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से होता है। तो ये इन्होंने कहा कि जो भी क्रियाएं होती हैं उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी होता है वो आर्थिक मोटिव्स की वजह से होता है या आर्थिक प्रेरणा की वजह से होता है। तो फ्रेजर की बात को ये खारिज कर देते हैं और उसके आगे बात करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मालिनोव्स्की ने जो ट्रोवियन टापू था, ट्रोवियन द्वीप समूह में इन्होंने अध्ययन किया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो ये टापू था एक, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे,
अलग अलग मतलब टापुओं पे रहा करते थे, जो ग्रुप हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस की जो एक्सचेंज हो रहा है, तो इन सभी टापुओं को क्या करता है, आपस में यूनाइट करता है, आपस में यूनाइटेड रखता है, या इसमें आपस में यूनिटी बनाए रखने का काम करता है एक्सचेंज थ्योरी। इसकी वजह से एक्सचेंज होता है क्योंकि यहाँ पे ये यूनिटी बनाए रखने का काम करता है। अब आपको बात आगे समझ में आएगी कि किस तरह से यूनिटी बनाए रखने का काम करता है एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, किसी के बर्थडे में जाते हो, तो आप सोचते हो कि हम इसको अपने बर्थडे में बुलाएंगे तो ये मुझे भी गिफ्ट देगा। शादी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था तो उसमें भी यही था कि आप उसको क्यों गिफ्ट देते हो। अगर आप सोचो, आपके मन में ये लालच नहीं है कि हम इसको 10,000 की रिंग दे रहे हैं तो हमको ये अपनी, जब हम इसको बुलाएंगे तो 20,000 की रिंग देगा, तो आप क्यों इतने पैसे दोगे, क्यों आप 1-2 रुपये दे के चले आओगे, या जैसे पहले होता था ऐसे करके चले आओगे। अगर गाँव में एक बोरी कोई गेहूँ भी देता है तो उसके पीछे सोचता है कि हमको ये लौटाएगा। तो इस तरह से वो यूनिटी बनी रहती है। कहता है भाई संबंध बनाए रखो, अगर संबंध खराब हो गए तो फिर क्या होगा, हमारा जो हमने एक बोरी गेहूँ दिया वो भी वापस नहीं मिलेगा। तो इसी तरह इन्होंने कहा ये यूनिटी के साथ साथ इसके बीच में क्या करता है, सामाजिक संबंधता भी बनाए रखता है। तो एक्सचेंज जो होता है वो सामाजिक संबंधता भी बनाए रखता है, या सामाजिक संबंधों को भी बनाए रखने का काम करता है। सॉलिडरिटी के साथ साथ, सामाजिक जुड़ता के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी बनाए रखने का काम करता है ये जो एक्सचेंज होता है। अब कैसे समझ में आएगा, क्योंकि इन्होंने जो एक्सचेंज इन्होंने कहा इसमें गिफ्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था गिफ्ट, क्योंकि जो बर्थडे में लोग आते हैं वो गिफ्ट लेके आते हैं, वो गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उससे सामाजिक संबंध बने रहते हैं, रिलेटिव पता चलता है मेरा कौन कितना खास है। तो अगर आप किसी के में जाते हो तो खाली हाथ तो नहीं चले जाते हो। अभी 1-2 बार जाके देखो, फ्रेंडशिप के नाम पे कह दो अरे दोस्तों में तो चलता है हम इसलिए गिफ्ट नहीं लाए, 1-2 बार तो कहेगा ठीक है चलता है। अब लगातार आप परंपरा बना लोगे, ट्रेडिशन कि हमको लाने ही नहीं, अगली बार से वो बुलाना ही छोड़ देगा। नहीं, अगर यकीन है तो आप करके देखो किसी के साथ, वो बुलाना ही छोड़ देगा। क्यों बुलाएगा आपको यूजलेसली। तो ऐसा चलो फ्रेंड्स में तो चल जाता है फिर भी, लेकिन एक मेंटालिटी रहती है कि भाई अगर आप आए हो तो उसको ऐसा है। शादी विवाह में होता है, लोग इतनी बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनको रहता है कि भाई मिलेगा जो हमने दिया है वो हमको चाहिए। तो सब में ये, क्योंकि मैन जो है रैशनल प्राणी की तरह है, तार्किक दिमाग है उसके अंदर, वो बहुत दिमाग लगाता है। वो सोचता है हम कुछ भी करें तो हमको उसका हमारा फ़ायदा होना चाहिए तभी वो करेगा। संबंध भी इसीलिए बनाता है। आजकल देख लो क्यों इतना रिलेशनशिप इतनी नहीं बिल्डअप हो पा रही, क्योंकि उसका वो सोचता है मेरा इससे संबंध रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि पहले भी होता था, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हम जो आपको बता रहे तो बहुत है पुरानी है। तो इन्होंने कहा कि गिफ्ट एक्सचेंज का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। और गिफ्ट एक्सचेंज में इन्होंने जो बात करी थी वो कुला रिंग के, जो कुला विनिमय की बात करी थी, जो पूछा भी जाता है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं वो उसमें क्या देते थे, लाल शंख का हार देते थे, और उसके बदले में क्या करते थे, सफ़ेद शंख का हार वो बाजूबंद लेते थे। तो ये क्या करते थे, ये आपस में एक्सचेंज होता था भाई कि इन्होंने लाल शंख का हार दिया तो उसके बदले में क्या मिलेगा, सफ़ेद शंख का बाजूबंद मिलेगा। तो अब ये क्या करते थे, इन्होंने कहा ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही, ये जो गहने थे ये क्या थे, बहुत ही कॉस्टली थे, बहुत महंगे थे। अब ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि मटेरियल की कोई वो नहीं है, मतलब भौतिकता की वो कोई वो नहीं, क्योंकि महंगे थे। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा था ऐसा नहीं था गहने महंगे थे इस वजह से हो रहा था, इसको वो भविष्य के लिए क्या करते थे, रख लेते थे। और वो सोचते थे जब हम इनको ये लौटाएंगे तो ये हमको ये वापस करेंगे। अब इनके लालच में क्या हुआ, ये यूनिटी बनी रही। अगर ये संबंध तोड़ेंगे तो भविष्य में इनका ये रखा ही रह जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से ये यूनिटी बनी रहती है, सामाजिक संबंध भी बने रहते हैं। इसमें भौतिक ऐसी कोई लालच टाइप की ऐसी कोई वो नहीं है कि हमें इतना महंगा गिफ्ट मिल रहा है तो हम ले लें, क्योंकि वो तो उनको लौटाना ही है उसके बदले में। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो एक्सचेंज होता है उससे क्या होता है, सामाजिक संबंध बने रहते हैं। और इसके पीछे एक जो कारक है वो है मनोवैज्ञानिक, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक फैक्टर है। तो उन्होंने कहा इसके पीछे मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, नॉट इकोलॉजिकल फैक्टर। क्यों? क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं, हम महंगे लालच में आके हम इसको मटेरियल की वजह से नहीं रख लेते, नॉन मटेरियल फैक्टर काम करते हैं। भौतिक चीज़ें वो है साइकोलॉजिकल, हम भविष्य के लिए रख लेते हैं, उससे हमारे संबंध बने रहते हैं। और ये जब भी मिलते हैं एक दूसरे के, जो टापू पे रहने वाले लोग हैं, जब भी एक दूसरे के पास जाते हैं
है तो वो ले जाते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, रिलेशन बनी रहती है। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने 2 बातें करी। एक तो ये कहा कि इसके पीछे कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक मोटिव्स नहीं है, इसके पीछे जो भी फैक्टर हैं वो हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस। एक तो ये हो गया साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, और दूसरी इन्होंने ये बात करी कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं इनका कारण क्या है, कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल जो वो रहता है, एकता इनकी बनी रहती है। तो इस तरह से कल्चरल और स्ट्रक्चरल पैटर्न जो भी बना रहता है वो इन प्रोसेस की वजह से बना रहता है। तो ये इस तरह से इनके जो लेक्चर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं वो यही हैं कि इसमें इकोनॉमिक मोटिव्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है, और ये यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल, वो ये इन तरह के संबंधों को दिखाता है। इस तरह से इसमें ये संबंध होते हैं। तो ये प्रक्रियाएं क्या करती हैं, कल्चरल एंड मतलब सांस्कृतिक और जो संरचनात्मक एक्सचेंज संबंध को ये दिखाता है, और इसमें यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके जो मालिनोव्स्की का जो आइडिया रहा उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी एक्सचेंज होता है तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से इन्होंने इनकी इस बात को निकाल दिया कि ऐसा नहीं इकोनॉमिक मोटिव्स होता है। इन्होंने कहा जो भी कल्चरल सिम्बॉलिक एक्सचेंज होता है उसके पीछे कौन सा फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो इस तरह से इनका जो आइडिया था वो फ्रेजर से बिल्कुल डिफरेंट था। अब हम इसमें इन दोनों के आइडिया को और देख लेते हैं, मार्शल मॉस और लेवी स्ट्रॉस। उसके साथ ही हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ मार्शल मॉस इन एक्सचेंज थ्योरी। ब्यूटीफुल क्यों मैंने बोला, क्योंकि बहुत ही अच्छा आइडिया है इनका। मार्शल मॉस का आप भी सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ बहुत ही अच्छा है। एक्सचेंज स्ट्रक्चरलिज्म इसलिए मैंने लिख दिया कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें फाइंड आउट करना होता है, पता नहीं चल पाता है कि एक्सचेंज, अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, एक्सचेंज तो पता है एक्सचेंज थ्योरी क्या होता है, कुछ लो बदले में दो, लेकिन भाई इनमें जो जो थिंकर्स हैं उन लोगों ने क्या क्या आइडिया रखा ये तो पता होना चाहिए ना। अभी आपको पता चल गया कि फ्रेजर ने तो इकोनॉमिक्स मोटिव्स की बात करी, मालिनोव्स्की ने जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनकी बात करी कि साइकोलॉजिकल नीड्स में इतनी ताकत होती है कि उसकी वजह से एक दूसरे से लोग यूनाइट रहते हैं और गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, तो इसकी वजह से करी। अब आप देखेंगे जो मार्शल मॉस हैं वो किसकी बात करते हैं, तो मैंने एक वर्ड में लिख दिया है एक्सचेंज स्ट्रक्चरलिज्म, कि अगर कहीं आ जाता है कि इस एक्सचेंज में स्ट्रक्चरलिज्म या संरचना की बात कौन करता है तो आंसर हो जाएगा मार्शल मॉस। ये तो अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इन्होंने कहा जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है सोसाइटी। सोसाइटी का एक पार्ट कौन सा, वो है स्ट्रक्चर। तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी सोसाइटी में आप जो चेंज हो रहा है वो इस स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कहते हैं समाज में जो भी संरचना है वो बनी ही ऐसी है कि आपको लौटाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा इस संरचना में क्या होता है, समाज का एक दबाव होता है, और इसकी वजह से आप जो भी वस्तु लेते हो, वस्तु में यहाँ पे क्या लिख दूँ, गिफ्ट, जो भी आप लेते हो तो वो आपको बदले में वापस लौटाना पड़ता है। क्योंकि ये समाज का नियम है, ये समाज का ही दबाव है, समाज की ऐसी संरचना है कि जो भी आपने गिफ्ट लिया है उसको लौटाना पड़ेगा। तो समाज का दबाव होता है, समाज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, समाज का संरचना ऐसा होता है कि आपको लौटाना पड़ता है, और नहीं लौटाओगे तो आपको इतना लज्जित करेंगे कि आप अगली बार से जाना ही छोड़ दोगे या उस कम्युनिटी में रहना ही छोड़ दोगे। तो सोसाइटी का समूह ऐसा होता है, ऐसा ग्रुप होता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि मजबूरन आपको वो चीज़ लौटानी पड़ती है, और कोशिश ये रहती है कि आपने जितना लिया है उससे थोड़ा सा अधिक, मतलब कि उसमें थोड़ी और कॉस्ट लगा के आप उसको लौटाओ। जब भी चीज़ लौटाओ तो कोशिश ये रहती है व्यक्ति की सामने गिफ्ट पाने, जो भी भेंट आपको देता है उसके बदले में अगर आप उसको भेंट वापस करते हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा लौटाएं। हालांकि कोई इतना नहीं लौटा पाता है, पर कोशिश तो हर व्यक्ति करता है कि अगर इन्होंने हमें, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, शादी में जो अगर आपने 10,000 की किसी को रिंग दी है तो कोशिश वो यही करता है कि जब ये हमें
हमें मिलेगी तब तक वो 20,000 की हो जाएगी। अब आया समझ में? समाज का स्ट्रक्चर है, अपने मन से आप कुछ नहीं कर रहे हो, समाज का दबाव है कि लौटाना है, नहीं लौटाओगे तो अगली बार से रिलेशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने बताया था ना बर्थडे वाले गिफ्ट में, तो इसलिए अगर आप नहीं, कब तक कोई बुलाएगा, कोई 2-4 बार, आप नहीं यकीन है तो करके देख लो, एक बार जाओ बर्थडे में और कुछ मत दो, चले आओ कदम दोस्ती के नाते ऐसे ही आ गए थे, फिर करो यही, फिर करो, बार बार यही करो, अगली बार से वो आपको बुलाएगा ही नहीं। या आप किसी और एग्जाम्पल में भी लागू कर सकते हो, ज़रूरी नहीं। मैंने आपको शिष्टाचार वाला बताया था वो कि किस लिए आप करते हो, क्योंकि लाभ की भावना रहती तो इस वजह से करते हो। तो सोसाइटी में इन्होंने कहा ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि आपको जो भी आप चीज़ें लेते हो वो लौटानी पड़ती हैं। तो इसमें वो दुर्कहाइम से प्रभावित हैं। जैसे दुर्कहाइम ने क्या किया, समाज को सब कुछ माना है, समाज ही सब कुछ है, तो इसी तरह ये भी कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे जो क्या होते हैं, नियम होते हैं, ऐसी परंपरा होती हैं, ऐसी रीति रिवाज होते हैं कि आपको चीज़ें लौटानी पड़ती हैं मजबूरी में। वरना सोचो आजकल कौन चाहेगा, आप किसी का भी सामान ले लो, गिफ्ट में मिला है, वाव वाव करके फिर भाग जाओ, वापस आओ ही मत, दो ही मत उसको, तो फिर क्या होगा, सोसाइटी आपको बाध्य करेगी, दंडित करेगी, आपको निकाल देगी, आप अपने ग्रुप में नहीं रखेगी। फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, 4 लोगों को घूमने जाना है, मित्र का ले लो एग्जांपल, 4 लोग जा रहे हो और फिर कहा चलो हम पैसे दे देंगे, फिर बराबर हुआ तो एक ने पैसे ही नहीं दिए, अगली बार से वो ग्रुप में आपको ले ही नहीं जाएगा, इसको तो ले ही मत जाए, तो बहुत कंजूस है, ऐसे करके बोलेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि हाँ इन्होंने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से, समाज के दबाव की वजह से लोग गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, वापस देते हैं। किसी का खुद का साइकोलॉजिकल जो वो फैक्टर है वो इतना, मतलब अगर सोसाइटी में ऐसा नियम ना हो तो कोई वापस ही नहीं करेगा, सब लेके भाग जाएंगे, इतने सब सेल्फिश होते हैं आजकल की सोसाइटी में। तो ये रहा कि मार्शल मॉस ने कहा कि समाज में संरचना ही ऐसी बनी होती है कि लोगों को वापस करना पड़ता है। तो इस तरह से इन्होंने एक्सचेंज स्ट्रक्चरलिज्म की बात करी, विनिमय संरचनावाद की बात करी, यानी समाज की संरचना की वजह से जो भी हम करते हैं वो वापस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इन्होंने कहा सोसाइटी के नियम, परंपरा, रीति रिवाज जो हैं वो सोशल एक्सचेंज में अपनी उतनी ही इम्पोर्टेंस भूमिका निभाते हैं जितनी समाज में स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसा नहीं है जैसा वो लोग कह रहे थे कि कोई इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, वो कहते हैं समाज की संरचना ही ऐसी होती है कि एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया मार्शल मॉस का, इसीलिए मैंने बोला था बहुत ही अच्छा आइडिया इनका है, और इस तरह से हमने इनके आइडिया को बहुत ही क्विकली कर लिया है कि हमें पता चल जाए किस में आंसर किस में मार्शल मॉस होगा। अब लास्ट हमारा बचता है लेवी स्ट्रॉस, तो उनके आइडिया को भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये मॉडर्न थिंकर्स को करेंगे। ओके, चलिए हम क्विकली लेवी स्ट्रॉस के आइडिया को भी कवर कर लेते हैं। तो जो लेवी स्ट्रॉस हैं उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1969, उसमें उन्होंने स्ट्रक्चरल एक्सचेंज की बात करी थी इसमें, और ये भी क्रॉस कजिन मैरिज के उस ऊपर को लेकर बात करते हैं, लेकिन उसमें ये फ्रेजर से सहमत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं, ये क्रॉस कजिन मैरिज की बात करते हैं, लेकिन फ्रेजर मालिनोव्स्की इन लोगों से सहमत नहीं है। इसके अलावा वो दुर्कीम, मार्शल मॉस इनके आइडियाज़ को लेकर चलते हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये इनसे तो सहमत नहीं है, इनके आइडिया को लेकर चलते हैं। तो क्या करते हैं, ये किसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, सोसाइटी को, क्योंकि ये लोग भी सोसाइटी को मानते थे, तो ये समाज को इम्पोर्टेंट मानते हैं और समाज को ही लेकर चलते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात करी है कि समाज में कुछ जो भी स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं उसकी वजह से जो भी समाज में चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, वो होता है। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को स्ट्रक्चरल एक्सचेंज थ्योरी कहा जाता है, इनकी भी थ्योरी को। तो संरचनात्मक विनिमय इनका सिद्धांत है, और ये क्योंकि मार्शल मॉस से प्रभावित रहे तो उसी में उन्होंने आगे बात करी कि ये कहते हैं कि जैसे समाज में जो एक्सचेंज मेथड है, एक्सचेंज मेथड वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस भी वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जो भी वस्तु है
जिस भी वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सचेंज मेथड इम्पॉर्टेंट है लेकिन जिस वस्तु का एक्सचेंज होगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब वस्तु जैसे कि आपको समझ में आएगी, जो फ्रेजर ने बात करी थी कि वाइफ, तो उन्होंने वाइफ एक्सचेंज में उन्होंने कहा था कि उनके पास इतना मूल्य, इतना धन नहीं होता है कि वो उसको देकर अपनी वाइफ को ला सकें। तो यहाँ पे वो वाइफ के एक्सचेंज की बात कर रहे थे। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं कि जो वो लाल संग का जो हार था और जो भी बाजूबंद था उसका भी एक्सचेंज ही तो हो रहा था। तो ये चाहे इसका एक्सचेंज हो चाहे इसका एक्सचेंज हो, डजेंट मैटर। तो इन्होंने कहा वस्तु इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हो गई वस्तुएं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सचेंज तो हो रहा है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही, चाहे वाइफ की बात हो चाहे हार और बाजूबंद की बात हो, ये दोनों ही क्या करती हैं, एक समाज में यूनिटी लाने का काम करती हैं। इसके आधार पे समाज में क्या होता है, एकता बनी रहती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यूनिटी बनी रहती है समाज में, एक सुदृढ़ता बनी रहती है, एकीकरण बना रहता है। तो इस तरह से समाज की जो संरचना होती है उसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से समाज में यूनिटी बनी रहती है। तो ये बात करी इन्होंने, और इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी जो भी वो एक्सचेंज होता है उसमें कोई भी इकोनॉमिक मोटिव काम नहीं करता है। इकोनॉमिक मोटिव की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से होता है। ये समाज की जो भी हैं स्ट्रक्चर ही ऐसी होती हैं, समाज में संरचना का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी वजह से एक्सचेंज होता है। इसीलिए इनके जो थ्योरी है उसको स्ट्रक्चरल एक्सचेंज का नाम दिया गया है। तो ये इतनी बात इन्होंने इम्पोर्टेंट करी, और इसमें ये भी मार्शल मास से प्रभावित हैं, तो कुछ उससे ही आगे बढ़ के बात करते हैं। इनकी जो भी थ्योरी है उसमें इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 एलिमेंट दिए हैं, 3 एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एक्सचेंज थ्योरी। तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मेरा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। चलिए, हमारा लास्ट पार्ट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग को पता करना है कि सामाजिक जो विनिमय सिद्धांत है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, उसके 3 जो तत्व एलिमेंट जो बताए हैं इम्पॉर्टेंट, वो कौन से हैं। तो हमको ये पता करना है, और ये है स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं भी पूछ ले कि कौन से कितने तत्व दिए हैं, तो वो आपके 3 हो जाएंगे एलिमेंट, और वो कौन कौन से हैं वो आपको करना है। तो मैं पहला यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक विनिमय होता है सोसाइटी में, जो एक्सचेंज होता है, उसकी एक कॉस्ट होती है, यानी उसकी एक लागत होती है जो हर व्यक्ति को चुकानी पड़ती है सोसाइटी में। तो इसके पहले जब हम इकोनॉमिक्स की बात किए थे तो उसमें क्या था, इकोनॉमिक्स ने उन्होंने कहा कि कोई भी आपको जो भी वस्तु खरीदनी है उसकी एक कॉस्ट होगी, वो आप चुकाएंगे। जिसमें मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि वो चीनी हो सकती है, वो आपका चावल हो सकता है, आपने ख़रीदा 45 रुपये का और आपने पूरे 45 रुपये दे दिए, और इस तरह से आपने जो भी कॉस्ट इसकी थी वो चुका दी। क्लियर हो गया। सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जैसे इकोनॉमी में जो एक हर वस्तु की एक लागत होती है, सेम उसी तरह सोसाइटी में भी क्या होता है, एक जो सोशल कॉस्ट होती है, एक सामाजिक लागत होती है जिसको आपको अपने व्यवहार में चुकाना पड़ता है। ठीक है, बिहेवियर के माध्यम से आपको क्या करना पड़ता है। ये जो 45 रुपये हैं, जो आप यहाँ 45 रुपये दे के चुका रहे थे, वो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने व्यवहार में चुकाना है। तो इस तरह से इन्होंने कहा है हर सोसाइटी की भी एक कॉस्ट होती है, सोशल कॉस्ट होती है, जो कि हम अपने बिहेवियर के माध्यम से चुकाते हैं। तो अब हम समझेंगे कैसे चुकाते हैं। तो मैंने आपको ये चीनी चावल वाला एग्जांपल दिया, इसी तरह इसमें ये इसके जो वो हैं वो आप कैसे चुकाएंगे। तो इन्होंने कहा समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं, कुछ परंपरा होती हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, अपने
जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो हम इनके अनुसार करते हैं। इनका जब हम पालन करते हैं तो जो भी हमारी सोशल कॉस्ट होती है वो हम अपने बिहेवियर के माध्यम से इनको चुका देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा समाज कहता है कि हमको ऐसा करना है तो हमने वैसा किया, तो हमने जो भी हमारी कॉस्ट वो बनी थी वो हमने अदा कर दी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप चीनी या चावल का जो भी रेट है उसको आप किसी से कर्ज लेके अगर चुकाओगे तो क्या होगा, दंडनीय होता है। कर्ज लेके नहीं चुका सकते हो आप, जैसे इसमें ये दंडनीय है, उसी तरह सोसाइटी में भी अगर इनके रूल्स, जो भी नियम कानून रिवाज परंपरा है, इनको अगर आप ऐसे फॉलो नहीं करते हो तो ये जो समाज रूपी कर्ज है इसको निभाने का वो आप नहीं फॉलो करते हो, यानी आप ये कर्ज जो है वो नहीं चुकाते हो। जो समाज की कॉस्ट है, जो लागत है, उसको आप नहीं चुकाते हो। कैसे? अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो फिर आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा और समाज से आपको निकाल दिया जाएगा या आपकी समाज में निंदा होगी। तो इस तरह से जो सोशल कॉस्ट है वो भी चुकानी पड़ती है, किसी भी रिलेशन में भी हो सकती है। तो स्ट्रॉस ने बहुत ही यूनिक बात कही, बहुत अलग बात कही, आपको भी समझ में आ गई। नेक्स्ट जो इन्होंने अपना जो तत्व दिया है वो दिया है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की इन्होंने एक बात करी और कहा कि जो भी समाज में एक्सचेंज होता है उसके बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि कोई आप कपड़ा ख़रीदते हैं तो बहुत महंगा हो सकता है 1000 रुपीज़ की साड़ी हो सकता है 100 रुपीज़ की साड़ी हो। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो 100 वाली ख़रीदेगा, जिसकी अगर बहुत कैपेसिटी है तो वो अपनी 1000 वाली ख़रीदेगा। तो इन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारे स्रोत होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु के पीछे या किसी भी पावर के पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो इन्होंने कहा ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के निजी रिसोर्सेज नहीं है, मतलब कोई प्राइवेट नहीं है। इस पे किसका कंट्रोल होता है? सोसाइटी का, समाज का इस पर नियंत्रण होता है और वो अपने उससे क्या करता है, बनाए रखता है। ये सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे किसके हैं? सोसाइटी की रिसोर्सेज हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में समाज में जो भी निहित हैं, जो भी नियम कानून परंपरा, ये सब समाज के हैं, आपके नहीं है कि आप जब चाहो तो उनको ले लो। तो इस तरह से इन्होंने कहा हर सोसाइटी में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और ये रिसोर्सेज जब क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ये रिसोर्सेज जब कम हो जाते हैं तो जो भी सोसाइटी में व्यक्ति इन रिसोर्सेज को पाने की कोशिश करेगा उसकी समाज में प्रतिष्ठा क्या होती है? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि रिसोर्सेज इतना कम है, जॉब में सीट्स इतनी कम हैं। अब जो भी इसको पाने, जब 2 ही सीट हैं, जो भी 2 लोग इसको पाएंगे उनकी प्रतिष्ठा समाज में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इन्होंने कहा हर सोसाइटी में कुछ रिसोर्सेज होते हैं और वो जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर सोसाइटी का कंट्रोल होता है। जब रिसोर्सेज कम होने लगते हैं तो उसको जो भी पाने का प्रयत्न करेगा उसकी प्रतिष्ठा इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर हो गया? थर्ड वाला जो उन्होंने कहा कि हर समाज में जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो भी सोशल एक्सचेंज होता है उसमें पारस्परिकता की भावना रहती है। पारस्परिकता रहती है, इसका मतलब ये है कि समाज को बनाए, जो भी समाज में नियम कानून परंपरा ये हैं इनको बनाए रखने का काम करते हैं और ये जो बनाए रखने का काम है, आगे बढ़ाने का काम है, यानी सस्टेन करने का काम है, इस पे जो कंट्रोल करने का काम है वो क्या करता है? ये समाज करता है। इन्होंने कहा ये जो पारस्परिकता है, सोशल एक्सचेंज की जो पारस्परिकता है वो कोई आर्थिक कारण की वजह से नहीं हो रहा जैसे कि फ्रेजर ने बताया, और ना ही वो मनोवैज्ञानिक कारण से हो रहा है जैसे कि मालिनोव्स्की ने बताया। तो कहा इसके पीछे ये कोई भी कारण नहीं है कि आर्थिक की वजह से हो रहा है, मनोवैज्ञानिक की वजह से हो रहा है। जो भी समाज में संबंधों की पारस्परिकता बनी हुई है सोशल एक्सचेंज में, वो सिर्फ और सिर्फ इस समाज की वजह से है, क्योंकि समाज में स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा या आपकी निंदा करी जाएगी। तो आप इस वजह से सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, जो भी नियम कानून बने हुए हैं वो फॉलो करते हो। अब उन्होंने कहा ये जो तीनों तत्व हैं ये क्या करते हैं? समाज में यूनिटी लाने का काम करते हैं, यानी ये तीनों समाज में एकता, एकजुटता बनाए रखने
का काम करते हैं। इस तरह से सामाजिक संगठन में एकता बनी रहती है। तो इन तीनों तत्वों का बहुत रोल है समाज में, इस वजह से सोशल एक्सचेंज होता रहता है। अगर ये ना हो तो फिर एक्सचेंज ही ना करे, हर व्यक्ति अपने काम में मस्त रहे और उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग था। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी तक हमने जितने भी थिंकर्स को किए हैं, जैसे कि हम अगर यहाँ पे लिखे फ्रेज़र को, तो फ्रेज़र ने किसकी बात करी? इकोनॉमिक मोटिव्स की बात करी। ठीक है, इकोनॉमिक मोटिव्स की बात करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें मालिनोव्स्की की, तो वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस की या साइकोलॉजिकल नीड की। साइकोलॉजिकल नीड की वजह से क्या होता है? एक्सचेंज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्शल मॉस की, तो वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। उन्होंने कहा समाज का संरचना ही ऐसा है कि उसकी वजह से हम फॉलो करते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें लेवी स्ट्रॉस की, तो वो बात करते हैं कि जो ये है सोसाइटी में यूनिटी बनाए रखने का काम करता है। समाज में जो भी संगठन है उसमें एकता बनाए रखने का काम करता है, या समाज में इससे एकजुटता सुदृढ़ता बनी रहती है। इस वजह से एक्सचेंज थ्योरी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सभी ने अपनी अपनी अलग बात करी है। और इसमें एक और आते हैं, वो हैं आपके स्किनर। और उन्होंने क्या कहा? उनका एक है मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद। तो अगर उनका पूछ ले तो उनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डीपली नहीं डिस्कस किया है। बस उनका यही है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से रिलेटेड है, बिहेवियरलिज्म से, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आपको जो भी मूर्त रूप में दिखे, जो भी प्रत्यक्ष रूप में दिखे, सिर्फ उसको फॉलो करो। जैसे इसमें वो बताते हैं कि जो पावलोव थे, उनका क्या था, जो उन्होंने वो किया था, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे। तो उसमें क्या था, सलाइवा जो आता था, तो उन्होंने ये देखा कि भोजन को देख कर आता है। तो उन्होंने कहा कि उसके पीछे कुछ ऐसे प्रेरक हैं कि उसकी वजह से उसके मुंह में भोजन को देखते ही सलाइवा आ जाता है। तो उन्होंने यही, जो स्किनर हैं वो कहते हैं कि जो भी आपको मूर्त दिखे उसको मानो, उसके उस पर अध्ययन करो। तो उनका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल व्यवहारवाद पे अगर आ जाए तो ऐसे रहेगा उनका। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया कि इसमें कन्फ्यूजन हो। बाकी सभी का मैंने अलग अलग क्लियर किया है। फ्रेज़र का इकोनॉमिक मोटिव्स पे है, मालिनोव्स्की का साइकोलॉजिकल नीड्स पे है, मार्शल मॉस का स्ट्रक्चर पे है, और स्ट्रॉस का यूनिटी पे है या इंटीग्रेटेड सोसाइटी को इंटीग्रेट करने की बात करता है। इसके अलावा जो स्किनर का है उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियरलिज्म पे है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने डिफरेंस किया होगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ही अच्छे से आप फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आपने हमारा लेक्चर अच्छे से देखा होगा। तो डेफिनेटली अब आपको लग रहा होगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत अच्छे से आपको सभी के डिफरेंस, सभी के आइडिया सब कुछ समझ में आएगा और एक्सचेंज थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सचेंज थ्योरी। और एक्सचेंज थ्योरी का अगर हम सीधा सीधा मतलब देखें तो यही है कि जो व्यक्ति होता है वो बहुत रैशनल होता है और वो चाहता है कि व्यक्ति समाज में जो भी व्यवहार करे वो ऐसा व्यवहार करे जिसमें वो अधिकतम से अधिकतम लाभ पाने की कोशिश करे। उसका हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना लाभ मिले हमारे किसी भी एक्ट से। इसीलिए वो जो भी एक्ट करता है उसके पीछे सोचता है कि हम थोड़ा सा तर्क कर ले, थोड़ा सा वितर्क कर ले कि कौन सा बिहेवियर हमें सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं जो एक्सचेंज थ्योरी है उसमें जो बिहेवियर के जो एक्सचेंज की बात होती है कि जो भी हम अंतःक्रिया करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारा एक दूसरे के माध्यम से जो व्यवहार होता है वो हम एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज थ्योरी में हमें यही निकल के आता है। तो एक्सचेंज से तो आपको समझ में आ रहा है एक को दो और दूसरे से लो। तो इस वजह से क्या होता है सोसाइटी में एक यूनिटी की भावना रहती है, इंटीग्रेट रहते हैं लोग। सोचते हैं कि इसने मुझे दिया तो इससे संबंध बना के रखने मुझे, क्योंकि मुझे भी इसको देना है। तो इस वजह से क्या होता है दोनों में ही जब वैसी भावना रहती है, लाभ की भावना रहती है, तो संबंध बहुत अच्छे से बने रहते हैं। और इसी तरह से इन लोगों के थ्योरीज़ के आइडियाज़ के बेस पे आप देख भी रहे हैं कि निकल के आ रहा है कि एक्सचेंज थ्योरी क्या है। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम जब करेंगे तो हम लोग करेंगे मॉडर्न एक्सचेंज थ्योरिस्ट जो भी हैं वो हमारे होमेंस, पीटर ब्लाउ और हेचर को करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उन्हीं के आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो अगर आपने इतना समय दिया तो एक्सचेंज थ्योरी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पार्ट में भी आपको उतना ही समय देना होगा। और जितने अच्छे से आपको ये समझ में आया है डेफिनेटली उतने ही अच्छे से आपको वो भी समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका एक्सचेंज थ्योरी से आने वाला रॉन्ग नहीं होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा सा भी कंटेंट रिलायबल लगा या आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।